हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 9 और अध्याय का नाम है जैव अणु। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 7 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आप जा करके वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, मैं इस सीरीज में आपको 11th का कंप्लीट बायोलॉजी तैयारी कराने वाला हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 11th की तैयारी आपकी अच्छी हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है जीव का उपापचयी आधार। हम लोग जानेंगे कि जीवों का उपापचयी आधार क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, ये सारा कुछ। तो बस आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। उपापचयी पथ द्वारा साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थ जैसे एसिटिक अम्ल से कोलेस्ट्रॉल का बनना व जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों जैसे कंकाली पेशियों में ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना होता है, यानी ये निर्माण होता रहता है। तो देखिए क्या होता है, साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थ बनते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल साधारण पदार्थ है जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, वैसे ही कंकाली पेशियों में ग्लूकोज एक जटिल पदार्थ है जिससे लैक्टिक अम्ल ये क्या होता है, एक सरल पदार्थ बनता है। पहली प्रकार की प्रक्रिया को जैव संश्लेषण पथ या उपचयी पथ कहते हैं। यानी पहली प्रकार की प्रक्रिया कौन सा है, ये यानी साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो उपचयी पथ कहते हैं। यानी उपचयी पथ की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थों के बनने की क्रिया को उपचयी पथ कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया में उपचय या विखंडन होता है, इसलिए इसे अपचयी पथ कहते हैं। देखिए दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है, या तो अपचय होता है या विखंडन होता है। इसे मतलब अपचय या विखंडन कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, अपचयी पथ। और इसमें क्या होता है कि एक जटिल पदार्थ टूट करके सरल पदार्थ बनाता है। यानी आप अपचयी पथ की परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि अपचयी पथ पे क्या होता है कि जटिल पदार्थ टूट करके सरल पदार्थ बनाते हैं। अपचयी पथों में ऊर्जा खर्च होती है। अब देखिए अपचयी पथ जो भी है उसमें क्या होगी, ऊर्जा की खपत होगी। एमिनो अम्लों में प्रोटीन के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए एमिनो अम्ल से जब प्रोटीन का निर्माण करना है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा का तो ये क्रिया हो नहीं सकती है। दूसरी तरफ अपचयी पथ द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये आपको समझना है क्या कि अपचयी उपचयी में क्या होता है। उपचयी में क्या होता है, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनना है तो इसके लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन जो दूसरा है अपचयी पथ में है उसमें क्या होगा, जब अपचयी पथ पे क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगा। यानी ऐसे समझ सकते हैं अपचयी पथ पे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और अप सॉरी मतलब उपचयी पथ पे, याद रखिए उपचयी ये वाला, उपचयी पथ पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी सरल पदार्थ जटिल पदार्थ बनाता है। और अपचयी पदार्थों पे क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, विमुक्त होती है, यानी निकलती है। उसमें क्या होता है, जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ बनते हैं। जैसे कंकाली पेशियों में जब ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, जैसे कंकाली पेशियों में क्या होता है, ग्लूकोज है और वो किस में टूट रहा है, लैक्टिक अम्ल में टूटता है, तो उससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। यह उपापचयी पथ जिसके द्वारा ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है 10 उपापचयी चरणों में पूर्ण होता है। इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जीवों में विखंडन द्वारा निकलने वाली यह ऊर्जा रासायनिक बंध के रूप में संचित कर ली जाती है। तो ये जो ऊर्जा निकलती है वो कैसे संचित होती है, तो क्या होती है, वो रासायनिक बंध के रूप में संचित हो जाती है। ये आपको याद रखना है कि जो विखंडन के द्वारा ऊर्जा निकलती है उसका क्या होता है, तो वो ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक बंध के रूप में संचित कर ली जाती है। यह बंध ऊर्जा जब और जहां आवश्यकता होती है, जैसे जैव संश्लेषण, प्रासरण व यांत्रिक कार्य किए जाने पर इसका उपयोग किया जाता है। ऊर्जा की मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वरूप जीव तंत्र में एक रसायन में बंध ऊर्जा के रूप में मिलता है।
तो ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वरूप है वो कहाँ पे मिलता है? तो जीवों में रसायन के बंध के रूप में मिलता है। और जो रसायन के बंध के रूप में मिलता है उसे क्या कहते हैं? जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं और शॉर्ट में एटीपी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में तो आपने अवश्य ही सुना होगा क्लास 10th में कि क्या होता है, ये ऊर्जा का एक रूप है जो किस रूप में रहता है? रासायनिक बंधों में के रूप में रहता है और इसे क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी। जीव अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? उनमें किस तरह की योजना विकसित हुई है? वे इस ऊर्जा को कैसे व किस रूप में संचित करते हैं? इस ऊर्जा को वे कार्य में कैसे बदलते हैं? तुम इन सभी चीजों को बारे में बाद में उच्चतर कक्षाओं में या की नई शाखाओं में अध्ययन करोगे, जिसे जैव ऊर्जा विज्ञान कहते हैं। तो आगे आप बढ़ेगा तो फिर जैव ऊर्जा विज्ञान मिलेगा, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कि जीव जो होते हैं वो ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं या फिर वे किस रूप में इसको रखते हैं और कैसे बदलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो हम लोगों को है, आपको भी होगी, मतलब जो भी 11th में है उसको तो ये जानकारी होगी ही, और आगे बढ़िएगा तो पूरा डिटेल में मिल जाएगी। जैसे हम लोग जानते हैं कि जीवों को ऊर्जा कैसे मिलती है, ये भी जानते हैं कि कैसे संचित करते हैं, ये सारा कुछ, लेकिन डिटेल आपको अगली कक्षाओं में पढ़ना है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है जीव अवस्था। जानते हैं जीव अवस्था क्या होता है? इस अवस्था में आप समझ चुके होंगे कि जीवों में उनके अनुसार एक निश्चित सांद्रता में हजारों रासायनिक यौगिक मिलते हैं, जिसे उपापचयज या जैव अणु कहते हैं। देखिए, अभी तक तो हम लोग ये जान ही चुके हैं कि क्या होता है जीवों में, क्या होता है प्रत्येक जीव में अलग अलग सांद्रता का, यानी कहें तो अलग अलग जीवों में निश्चित सांद्रता में हजारों रासायनिक यौगिक मिलते हैं, जिसे क्या कहते हैं? उपापचयज कहते हैं या फिर उन्हें जैव अणु कहते हैं। उदाहरणार्थ, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रक्त शर्करा की मात्रा 4.5 से 5 मिलीमोल, जबकि हार्मोन की नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जैविक तंत्र में सभी जीव एक स्थिर अवस्था में मिलते हैं, जिनमें सभी जैव अणुओं की एक निश्चित मात्रा होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में के रक्त में शर्करा की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 4.5 से 5 मिलीमोल, जबकि हार्मोन कितना होता है? ये नैनोग्राम में होता है, यानी 1 ग्राम में 1 मिलीलीटर में कितना होगा? नैनोग्राम, मतलब बहुत कम। नैनोग्राम आप समझ सकते हैं 10⁻⁹ ग्राम में ले जाइएगा, तो ये बहुत ही छोटी मात्रा है, इतना समझ के चलिए। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि सभी जीवों में इनकी एक निश्चित मात्रा होती है। ये जैव अणु एक उपापचयी प्रवाह में होते हैं। कोई भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया स्वतः साम्यावस्था को प्राप्त करती है। स्थिर अवस्था एक असाम्यावस्था है। अब ये समझ लीजिए साम्यावस्था का मतलब क्या होता है। तो साम्यावस्था में क्या होता है, द्रव्य के ऊपर अणुओं की संख्या हमेशा समान रहती है, यानी एक तरफ से कोई अणु आ रहा है और दूसरी तरफ से जा रहा है। जैसे जल में हम एक तरफ से CO2 डालें और दूसरी तरफ से CO2 निकाल लें तो उसे हम साम्यावस्था कहेंगे। और वही है कि स्थिर अवस्था में क्या होता है, असाम्यावस्था होती है। भौतिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी तंत्र साम्यावस्था में कार्य नहीं कर सकता है, यानी ये भौतिक सिद्धांत है कि कोई भी तंत्र हो तो साम्यावस्था में कार्य कर ही नहीं सकता है। जैसा कि जीव हमेशा कार्य करते हैं, उनमें कभी भी साम्यावस्था की स्थिति नहीं हो सकती है। तो जीवों में क्या होती है, कभी भी साम्यावस्था की स्थिति नहीं हो सकती है। अतः जीव अवस्था एक असाम्य अस्थायी अवस्था है। ध्यान दीजिएगा, जीव अवस्था क्या है, यही आपको याद रखना है कि जीव अवस्था एक असाम्य अस्थायी अवस्था होती है जिससे कार्य संपन्न होता है। जीव प्रक्रिया एक लगातार प्रयास है जिससे साम्यावस्था बचा जा सके। तो जीवों में देखिए अनेक उपापचय अभिक्रियाएं होती रहती है, और वो किस लिए होती हैं? वो इसीलिए होती है कि आप हमेशा क्या रहें, असाम्यावस्था में रहें, यानी साम्यावस्था में नहीं जा सके। कोई भी जीव जब साम्यावस्था में चला जाएगा तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए शरीर में क्या होता है, लगातार जीव प्रक्रिया चलती रहती है ताकि आप साम्यावस्था से बच सकें। ये सभी जीवों में यही प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए अब आगे जानते हैं।
इसके लिए सदा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जो ये सारी जैव प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह भी हमेशा। उपापचय वह अभिक्रिया है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए, उपापचय से क्या फायदा होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी उपापचय अभिक्रिया होती है तो उससे क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसी ऊर्जा का यूज किसमें होता है, और साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए होता है। अतः जीव अवस्था व उपापचय एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। बिना उपापचय के जीव अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी जब तक उपापचय नहीं होगा तब तक जीव अवस्था नहीं हो सकता है, कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई शिकायत है वो भी लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।